जय हिंद। तो देखिए, लास्ट लेक्चर्स में हमने जो तो हिस्ट्री में जो किया था, तो उसमें से हमने जो छोटे छोटे राजवंश थे तो वहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया था। जो नेक्स्ट लेक्चर है तो इसमें हमारा मुगल साम्राज्य स्टार्ट होने वाला है और दो से तीन लेक्चर में मुगल साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे का करेंगे। तो इसमें से देखिए हमें क्या पढ़ना है। मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य कहाँ से चालू होता है? जब बाबर यहाँ पर आता है। बाबर जब जैसे यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर कौन सा वंश चल रहा होता है? लोधी वंश चल रहा होता है। ठीक है। तो लोधी वंश के टाइम पे जो इब्राहिम लोधी के जो विरोधी होते हैं, तो इस टाइम पे बाबर को भारत में आक्रमण करने का न्योता देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये था, क्या वो सोच रहे थे कि जो यदि बाबर आता है और आक्रमण करके फिर दिल्ली का क्षेत्र विजित करेगा, इसके बाद फिर वो वापस चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आ रहे थे विदेशों से तो वो धन लूट करके वापस चले जाते थे। और उन्हें ये लग रहा था कि इसके बाद फिर दिल्ली का साम्राज्य उन्हें मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे इब्राहिम लोदी के चाचा थे और एक शासक और थे, इन लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया। और इसके बाद बोला जाता है कि दूसरी तरफ राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है। तो इन लोगों ने इसी इच्छा से बाबर को आमंत्रित किया था कि बाबर आएगा और धन वगैरह लूट करके ले जाएगा, इसके बाद साम्राज्य इनके हाथों में आ जाएगा इब्राहिम लोदी को खत्म करने के बाद। ठीक है। लेकिन इनकी जो सोच थी तो गलत साबित होती है। बाबर आता है और बाबर को यहाँ का वातावरण अच्छा जमता है, इसके बाद फिर वो जाने का नाम नहीं लेता। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाबर कैसे कैसे आता है, यहाँ पे इसके सब पूरी चीजें देखेंगे, कैसे किस प्रकार से युद्ध होते हैं और फिर इसके उत्तराधिकारी कौन है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो बाबर जो है तो ये कहाँ का है? उज्बेकिस्तान का। कहाँ का है? उज्बेकिस्तान का। ठीक है। ये कहाँ से रिलेटेड है? उज्बेकिस्तान से। ठीक है। तो इसका जन्म 1483 में होता है। कब होता है? 1483 ईस्वी में फरगना प्रांत में। ठीक है। फरगना प्रांत में, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। इसके जो पिताजी होते हैं तो इसके पिता छोटी सी जगह के एक रियासत के मालिक होते हैं। ठीक है। तो इनका क्या नाम था? इनका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। अब यहाँ पे इसके पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पर इसके आपसी जो संबंधी थे तो वहां पर संघर्ष चालू हो जाता है राजपाट के लिए। और बाबर यहाँ पर सफल नहीं होता है बिल्कुल भी। बाबर को कई बार लताड़ के भगा दिया जाता है यहाँ से। तब फिर ये बाद में रुख भारत की ओर करता है। ठीक है। गद्दी में कब बैठ जाता है? तो 1494 ईस्वी में ये गद्दी में बैठ जाता है। 1494 ईस्वी में। ठीक है। तो इतनी चीज यहाँ पे आपको याद रखनी। ये किससे रिलेटेड है? तो तुर्क है। और तुर्कों में कौन सा है? जैसे शिया और सुन्नी होते हैं, तो सुन्नी संप्रदाय से तुर्क है। ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना है। तुर्क क्या है? तुर्क तो एक क्षेत्रीय उपवर्ग है, और सुन्नी जो शिया सुन्नी है तो उससे रिलेटेड है। ठीक है। ये जो पद है बादशाह, देखेंगे आप आगे की बादशाह तो पद धारण करते हैं जो मुगल वंश के शासक होते हैं। तो इसने 1507 में पादशाह नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज। फिर यहाँ पे यदि देखें कि भारत में इसके आक्रमण कैसे कैसे होते हैं, तो 5 मुख्य आक्रमण होते हैं इसके। तो ये आक्रमण इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं, तो यहाँ पे याद रखना। पहला जो आक्रमण हुआ इसका तो 1519 ईस्वी में हुआ था। 1519 ईस्वी में, और यूसुफ जाइयों के खिलाफ। किसके खिलाफ? यूसुफ जाइयों के खिलाफ हुआ था। ठीक है। यूसुफ जाइयों के खिलाफ हुआ था। यदि आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर 1526 का युद्ध, 1526 का युद्ध, जब बाबर पहली बार भारत के अंदर तक आ जाता है। और ये कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध। यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेट भी लिख लीजिए आप। 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध।
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का प्रथम शासक होता है जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है, ठीक है। तो फिर बाबर इसकी जो हो तो वहीं पे पानीपत के मैदान में इसकी समाधि भी बनवाता है, ठीक है। आगे भी हम देखें यहाँ पे तो खानवा का युद्ध, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ये कब हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। ये इजी है तो ये आप याद रख सकते हैं, 1527, 1528 और 1529, ठीक है। और फिर 1530 में टपक गए, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे कि जो खानवा का युद्ध होता है तो ये किसके किसके बीच में होता है? खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के बीच में। किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में, ठीक है। तो राणा सांगा भी पराजित होता है यहाँ पे। फिर ये हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध होगा और ये किसके साथ होगा? मेदिनी राय के साथ, ठीक है। मेदिनी राय, मेदिनी राय के साथ होगा। मेदिनी राय राणा सांगा का मित्र था, ठीक है। और बाबर ने इससे कहा कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, ठीक है। और चंदेरी का जो किला है वो किसे दे दे? बाबर को दे दे। लेकिन मेदिनी राय ने चंदेरी का किला देने से मना कर दिया। इस कारण से इनके बीच में युद्ध हो गया, ठीक है। आगे क्यों कौन सा युद्ध हुआ? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। और ये अफगानों के बीच में हुआ। किसके बीच में? अफगानों के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से अफगान भी हार गए, मेदिनी राय भी हार गया, राणा सांगा भी हार गया और यहाँ पे इब्राहिम लोदी भी हार जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक था। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो खानवा का युद्ध है तो खानवा के युद्ध में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, खानवा के युद्ध में ही पहली बार जिहाद का नारा देता है। किसका नारा? जिहाद का नारा देता है। जिहाद का नारा। तो पूछेगा कि किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया बाबर ने? तो जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया गया और युद्ध जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, गाजी की उपाधि धारण की। और यदि यहाँ से पूछेगा तो यहाँ पे पहली बार जो हो तो तोपों का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो पानीपत के युद्ध में, ठीक है। इसके पहले हालांकि यूसुफजाइयों के खिलाफ जो हुआ था तो उसमें भी तोपों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे ये यही चीज लिखी है कि युद्ध के मैदान में जिसकी मृत्यु हुई वो इब्राहिम लोदी सल्तनत कालीन प्रथम शासक था। यहाँ पे सल्तनत कालीन लिखिएगा, सल्तनत कालीन, ठीक है। सल्तनत कालीन एकमात्र शासक था, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे इसके जो बेटे होते हैं तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो इन सब का खास कोई मतलब नहीं है, ये हुमायूं को आप याद रखना है, ठीक है। आगे इसी के बारे में चर्चा होगी। तो और इसके बाद देखिए 1529 में घाघरा के युद्ध के बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। ये इसकी जब मृत्यु होती है तो इसको कहाँ दफनाया जाता है? आराम बाग में। ये कहाँ पे है? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा के आराम बाग में इसको दफना दिया जाता है, ठीक है, दफनाया जाता है। लेकिन जब इसकी जब आत्मकथा बाबरनामा को देखा जाता है तो बाबरनामा में इसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि इसको काबुल में दफनाया जाए। कहाँ पे दफनाया जाए? काबुल में। तो जब इसकी पुस्तक को पढ़ा गया बाद में तो फिर इसके जो तो शव को निकाल करके काबुल में दफना दिया गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो पहले पूछेगा कि बाबर के शव को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया? तो आराम बाग में, फिर काबुल में दफनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे आत्मकथा। इसकी आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा। और ये किस भाषा में है? तुर्की में। तो मुख्य रूप से ये तुर्की भाषा का जो तो ज्ञाता था और इसके अलावा इसको फारसी और अरबी भी आती थी, ठीक है। तो इसने क्योंकि तुर्क था तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, तुर्क था तो ये तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखेगा, ठीक है। फिर पूछेगा क्वेश्चन में कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे कि मुबैयान पद शैली, मुबैयान पद शैली, जैसे पद शैली गद्य शैली होती है उसी तरीके से मुबैयान पद शैली
की शुरुआत किसने की? बाबर ने, ठीक है। मुबैयान पद शैली की शुरुआत किसने की? बाबर ने की, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको बाबर से रिलेटेड पढ़नी थी। इसके बाद जो हो तो हम इसे इरेज करके कुछ चीजें हुमायूं के बारे में देखते हैं, और आज का लेक्चर फिर हुमायूं के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे जो हमारा बाबर है, तो बाबर के बाद फिर उसका जो उत्तराधिकारी बनता है तो कौन बनता है? हुमायूं बनता है। इसके बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, और एक का कुछ और नाम था, मुझे याद नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो हुमायूं था, तो हुमायूं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब फालतू में माइंड में डाटा नहीं भरना है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हुमायूं जो था, तो हुमायूं 1530 से 1556 तक शासक रहता है, ठीक है। 1530 में बाबर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हुमायूं शासक बनता है, ठीक है। यहाँ पे 1533 ईस्वी में ये सबसे पहले दीन पनाह नगर की स्थापना करता है, ठीक है। दीन पनाह नगर की स्थापना करता है वहीं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 1539 में इसके साथ एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है, चौसा का युद्ध शेर खान के साथ। अभी मैं इसको आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। इधर समझते हैं, जैसे बाबर था, ये बाबर हो गया, ठीक है। और बाबर का ये जो पुत्र है हुमायूं, फिर इसके बाद अस्करी, ठीक है, और इसके बाद एक है हिंदाल, ठीक है, और एक का और दूसरा कुछ नाम है, ठीक है। अस्करी, हिंदाल, हुमायूं। ये जो हुमायूं है, पहले यहाँ पे कहानी के रूप में आपको पूरा रिलेट करना है, फिर इसके बाद ये सारा समझ में आ जाएगा। बाबर के मरने के बाद ये 1530 में शासक बनता है, ठीक है। फिर 1530 में जब ये शासक बनता है, इसके बाद इसका एक युद्ध होता है। दूसरी तरफ यदि आप इतिहास में देखेंगे तो एक व्यक्ति होता है शेर खान। कौन? शेर खान। कौन होता है? शेर खान एक व्यक्ति होता है जो इस समय बिहार के आसपास के सासाराम के क्षेत्र में, इसके पिताजी जो हो तो क्या है, छोटी सी जगह के रियासतदार हैं, ठीक है। ये वहां पर रह रहा है, लेकिन ये अति महत्वाकांक्षी है। ये जो हो तो एक बड़े साम्राज्य का जो हो तो शासक बनना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है, तो ये अफगानों के साथ, क्योंकि ये भी अफगान ही था, तो अफगानों के साथ ये जो तो मिल जाता है। जब हमने देखा था बाबर के टाइम पे, जब वो लास्ट युद्ध हुआ था, कौन सा? 1529 वाला। कौन सा? 1529 वाला जो हमने युद्ध देखा था, 1529 वाला जो अफगानों के साथ हुआ था, तो उसमें जो अफगान पराजित हुए थे, तो उसमें शेर खान भी अफगानों की तरफ से शामिल था, ठीक है। अफगानों की तरफ से कौन शामिल था? शेर खान। लेकिन ये पराजित हो गया अफगानों के चक्कर में और भाग गए ये सब, ठीक है। इसके बाद जब हुमायूं शासक बना, तो इसको पता चला कि हुमायूं जो हो तो बाबर के जैसे शक्तिशाली नहीं है, ये बाबर की तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा है साम्राज्य को, ठीक है। तो ये इस चीज का फायदा लेने के लिए जो हो तो काफी आगे बढ़ता है और इसको फायदा मिलता भी है। तो यहाँ पे ये जो हो तो एक आर्मी खड़ी करता है, ठीक है, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करता है। अभी इसके बारे में पढ़ना है। इसी के बाद यहीं पे इसी के अंदर मुगल वंश के अंदर ही हमको पढ़ना है सूर्यवंश, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। ये धीरे धीरे क्या करता है कि जैसे विधवा महिलाएं होती हैं, उनसे विवाह करके और कुछ तरीकों से कुछ चीज़ों को जीत के जो हो तो काफ़ी छोटे छोटे जो हो तो रियासतों को मिला करके एक बड़ी सी जगह बनाता है, और उसमें से धीरे धीरे इसकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर ये हुमायूं के ऊपर आक्रमण करता है 1539 में। कब? 1539 में आक्रमण करता है। तो इसका नाम देते हैं चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। और ये चौसा कहाँ पर है? बिहार में है, बक्सर के आसपास, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? बिहार में बक्सर जिला है, तो वहाँ पर है, ठीक है। और इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि ये जो हो तो गंगा नदी के एकदम से किनारे है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे हैं, तो इस चीज़ का शेर खान को अच्छा फायदा मिलता है। जब गंगा नदी के किनारे है तो ये एक तरफ से घेर लेता है और दूसरी तरफ हुमायूं की सेना निकल नहीं पाती है, और उसके कारण हुमायूं को जो हो तो पराजित होना पड़ता है चौसा की युद्ध में, ठीक है। इसके बाद फिर 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है, और कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं पराजित होता है, ठीक है। जैसे ही कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में ये पराजित होता है, तो शेर खान इसको दिल्ली से निष्कासित कर देता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये शेर खान से शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है। शेर शाह
शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है जब ये चौसा वाला युद्ध जीतता है। कौन? शेर खान। ठीक है, आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। तो इसमें क्या होता है कि इसे भी हुमायूं शेर और शेर खान के बीच में होता है, तो इसमें भी शेर खान जीत जाता है। कौन जीतता है? शेर खान। ठीक है, शेर खान जीत जाता है। शेर खान, ये इसी को शेरशाह सूरी भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जीत जाता है। अब इसके बाद होता क्या है कि जब ये जीत जाता है तो ये हुमायूं को क्या कर देता है? निष्कासित कर देता है दिल्ली से। हुमायूं को निष्कासित कर देता है, और हुमायूं को निष्कासित करने के बाद ये आगरा और दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, हुमायूं को निष्कासित कर दिया। हुमायूं गया कहाँ? हुमायूं चला गया, जो इसका भाई था हिंदाल, इसके पास चला गया, और इसके एक गुरुजी थे। निष्कासित करने के बाद ये कहाँ चला गया? हिंदाल के गुरुजी के पास। ठीक है, और वहां पर इसके जो गुरुजी थे, उनकी एक बेटी थी हमीदा बानो बेगम। कौन? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। तो उसके साथ इसने क्या कर ली? शादी कर ली, विवाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम के साथ इसने विवाह कर लिया, और फिर इनकी एक संतान हुई अकबर। कौन सा? उसका नाम क्या था? अकबर था। ठीक है, इसके बारे में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अकबर हो गए इनकी संतान। अब इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि जो शेर खान है, तो शेर खान का उत्तराधिकारी होता है इस्लाम शाह सूरी। कौन होता है? इस्लाम शाह सूरी। ठीक है, और इसके आगे जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? सिकंदर शाह सूरी। कौन होता है? सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, तो सिकंदर शाह सूरी तक आते आते जो शेर खान का जो साम्राज्य था, या जो पकड़ थी उसके साम्राज्य पर, तो वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है सिकंदर शाह सूरी तक आते आते। ठीक है, और इस चीज का फायदा फिर से हुमायूं दोबारा उठाता है, जब उसे पता चलता है कि दिल्ली और आगरा की जो गद्दी है उस पर जो शासक है वो निठल्ला हो चुका है, कमजोर पड़ चुका है, तो फिर वो इस चीज का पूरा फायदा लेने का प्रयास करता है। ठीक है, और वो दोबारा कब? 1555 में। कब? 1555 में। तो यहाँ पे आपको याद रखना 1555 ईस्वी में आक्रमण करता है सिकंदर शाह सूरी के ऊपर। तो इस युद्ध का क्या नाम है? इस युद्ध का नाम है सरहिंद। सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो इस पे सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। ठीक है, और इसमें से हुमायूं जीत जाता है, सिकंदर शाह सूरी खत्म हो जाता है। तो मतलब 1555 में हुमायूं जो होता अपनी गद्दी पुनः प्राप्त कर लेता है। 1540 से 1555 तक 15 साल ये निष्कासित जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि 1555 में फिर ये जब जीत जाता है, इसके बाद फिर 1556 में ही ये भी टपक जाता है। जो मैंने बताया था कि सबसे पहले ऊपर इसमें दीन पनाह नामक नगर की स्थापना करता है, तो उसमें दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय भी बनवाता है। तो उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब ये वापस आ रहा होता है तो गिर जाता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। ठीक है, 1556 ईस्वी में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, ठीक है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर एक इतिहासकार थे लेनपुल ने क्या बोला, जब ये खत्म हो गया तो लेनपुल ने इसकी मृत्यु पर बोला कि जो हुमायूं है अंततः क्या हो गया? हुमायूं का गिरते पड़ते अंत हो गया। ठीक है, अंत हो गया, जिस प्रकार से वो पूरे जीवन गिरता पड़ता रहा। ठीक है, पूरे जीवन गिरता पड़ता रहा। तो ये जो है तो लेनपुल का कथन था हुमायूं की मृत्यु पर। ठीक है, इसके आगे यदि हम देखें तो इसकी आत्मकथा लिखी गई कौन सी? हुमायूं नामा। कौन सी लिखी गई? हुमायूं
नामा। इसकी आत्मकथा क्या बोलेंगे, लिखी तो दूसरे ने थी, तो किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। किसने, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो इसकी बहन थी, तो गुलबदन बेगम ने ये पुस्तक लिखी, ठीक है, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ से। और इसके बारे में इतना ही था। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अकबर। और अकबर जो हो तो काफी बड़ा होगा उसका लेक्चर, तो उसमें से जो हो तो एक ही लेक्चर में अकबर ही हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।